नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 10 मई 2025 की शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सीज फायर की घोषणा हो गई है। और ये घोषणा भारत और पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा किया गया है। पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी अच्छे समाचार पत्र हैं उन्होंने बता रखा था कि दोनों देशों को DGMO के बीच में संपर्क कटा नहीं है, तो उसी को ध्यान रखते हुए आपस में बात किया और 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से सीज फायर हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि अमेरिका की मध्यस्थता में समझौता संभव हुआ। लेकिन भारत में सबसे पहले सूचना भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब ने दिया कि 3:30 बजे निर्णय लिया गया कि शाम 5 बजे से दोनों देश सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि तो आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये आपस में दोनों देश संघर्षरत थे। और ऑपरेशन सिंदूर हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान गई थी, और जिसके कारण भारत ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत ने एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि यदि भारत में कोई भी पाकिस्तान परस्त या सीमा के बाहर से घुसपैठी या आतंकवादी भारत पे आकर अगर कोई भी आक्रमण करते हैं या कोई नुकसान करते हैं तो भारत इसे युद्ध मानेगा। इस प्रकार के संकेत दे दिए, क्योंकि चाहे आपका बालाकोट हो, उरी हो या पहलगाम हो, तीनों में भारत ने यही काम किया कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ठीक है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान एवं POK में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हवाई हमला करके लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। बाद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में बताया था कि लगभग 90 से 100 आतंकवादी मारे गए हैं, और सर्वदलीय राजनीतिक दलों की बैठक में इस बात का उन्होंने खुलासा किया था। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन आज 11 मई 2025 को हुआ है। ये महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनको हर अभ्यर्थी हमेशा दिमाग में रखेगा। कल मैंने 2 योजनाओं के बारे में बताया था, UP एग्रीज के बारे में और AI प्रज्ञा के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश PCS मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र संख्या 5 और 6 है वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में UP एग्रीज और AI प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट योजनाएं हैं। एग्जाम आपका जून के लास्ट में है, पेपर बनने में अभी समय है, सेट करने में समय है, इसलिए इन करेंट इवेंट्स को अच्छे से तैयार रखिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो भविष्य में इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं या इसी बीच उनकी इंटरव्यू है, तो इन सब योजनाओं को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन 11 मई 2025 को सरोजनी नगर उत्तर प्रदेश बंथरा क्षेत्र है, यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर ब्रह्मोस उत्पादन इकाई लखनऊ जो है के पास भटगांव बंथरा पर ये इकाई केंद्रित है। यह इकाई 80 हेक्टेयर 200 एकड़ में फैली है। यह इकाई में लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाई गई है, और यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन होगा। ब्रह्मोस के बारे में आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी में आप पढ़ रखा है। टेक्नोलॉजी में मिसाइल की रेंज 290 से 400 किलोमीटर है, गति 2.8 मैक है। ठीक है, यह जो परियोजना है ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
एक पेपर, एक जीके क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य किस राज्य में आपका डिफेंस कॉरिडोर है, तो तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में 2018 में भारत सरकार ने घोषणा किया था और तमिलनाडु में कॉरिडोर बनाने का 2019 में घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो आप देखिए 6 जिलों से मिलकर बना है। इसको नोड्स बोलते हैं। जो 6 जिले हैं इसको नोड कहते हैं। नोड का मतलब होता है एक प्रमुख केंद्र, एक प्रमुख जगह जहां के इर्द गिर्द इलाके में डिफेंस के संबंध में या डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट्रीज या आयुध या किसी प्रकार की पुर्जे, कल पुर्जे सामग्री तैयार की जाएगी। तो नोड उसको कहते हैं जो प्रमुख जगह होती है। तो लखनऊ के इर्द गिर्द के इलाके में ये सब फैक्ट्रियाँ डाली जाएंगी। तो ये कॉरिडोर है पूरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा एवं अलीगढ़। ये इन कॉरिडोर पर, इन जगहों पर विभिन्न प्रकार के डिफेंस की सामग्रियाँ या इंस्ट्रूमेंट या हथियार निर्माण किए जाएंगे। ठीक है। कारण क्या है कि इन क्षेत्रों से, इसीलिए उत्तर प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का पूरा एक विस्तार, पूरा जाल बनाया जा रहा है। क्योंकि ये सारे इलाके गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर में जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सभी से जुड़े हैं। तो इन सभी जगहों से जुड़े होने के कारण यातायात, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा होगी और इस कॉरिडोर बनने से इस क्षेत्र का जबरदस्त विकास होगा। क्योंकि डिफेंस की सामग्रियां, डिफेंस के माल लाने ले जाने के लिए सड़कों का अच्छा होना चाहिए, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना रुकावट के ये आवागमन के साधन मजबूत हों। तो यूपी डीआईसी के अंतर्गत इन 5-6 जगहों को के प्रमुख नोड्स है जहां पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा, हथियारों का निर्माण किया जाएगा। इस पर मैं बाद में एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मैं करंट इवेंट्स की बात कर रहा हूं। इस पर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तीसरी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, क्योंकि स्क्रीन में हम बहुत लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो हैं उन्हीं को एकत्रित करते हैं। जो छोटी छोटी सूचनाएं होंगी उसको हम अलग एक वीडियो बना लेंगे, जो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनको हम वन लाइनर नोट्स के रूप में आपको प्रस्तुत कर देंगे। तो तीसरी सूचना ये है कि देखिए, यहाँ तो 3 दिन के अंदर ही सीज फायर हो गया। अब आप देखिए रूस और यूक्रेन कितने समय से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण, 3 तरफ से आक्रमण किया था। ठीक है। और वहां पर तो लगभग रूस के 7 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं अब तक 3 साल में, और 700 नागरिक मारे जा चुके हैं। 20,000 की संख्या में उनके टैंक को नुकसान हो चुका है, और यूक्रेन के भी लगभग 4 लाख सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें मारे हुए और जख्मी दोनों शामिल हैं। ठीक है। हताहत में, और लगभग 13,000, 12,900 के लगभग कुछ संख्या बताई जा रही है। तो 13,000 के लगभग नागरिक मारे जा चुके हैं। और इस प्रकार से 3 साल से लोग एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी बीच में जो यूरोपियन कंट्रीज के कुछ नेता हैं, यानी कुछ जो कंट्रीज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कीव यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ की यात्रा किया और रशिया पर दबाव बनाया है कि 30 दिन का युद्ध विराम, बिना शर्त युद्ध विराम किया जाए 30 दिनों के लिए। इसी बीच में आज के समाचार पत्र में ये बड़े नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्रीक स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, इन्होंने यात्रा किया है। आपका वहाँ पर जेलेंस्की से मिले हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और इन देशों के नेताओं ने चेतावनी दी है रूस को कि यदि वो प्रस्ताव का स्वीकार करते हैं तो उन पर ऊर्जा और बैंकिंग संबंधी बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मैंने बैकग्राउंड बता ही दिया है कि 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और ये कंटिन्यूस युद्ध 3 साल से अधिक समय हो गया है। युद्ध किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है, केवल समस्याओं को ही जन्म देता है। ठीक है। तो आप ये तीसरी सूचना है, इसको भी हम कभी विस्तार से रूस और यूक्रेन के संबंध में डिस्कस करेंगे। तो ये जो करंट चल रहे हैं, करंट से एक आपको ये फ़ायदा होगा
कि आप कंटिन्यूअस जब आप डे टू डे के करंट, छोटे छोटे करंट आप पढ़ेंगे एक एक लाइनर, दो लाइनर या एक पैराग्राफ में, तो धीरे धीरे उससे आपका बैकग्राउंड तैयार होगा और पृष्ठभूमि तैयार होगी। और जब थोड़ा थोड़ा आप पृष्ठभूमि को भी तैयार करते जाएंगे तो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी एक समझ पैदा होने लगेगी। जैसे कि आपने ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन के बारे में पढ़ा तो आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है कोई, इसके अलावा तमिलनाडु में है। अगर आरओ या पीसीएस प्री में क्वेश्चन बन गया कि यूपी डीआईसी के अतिरिक्त भारत के अन्य किस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर कार्य कर रहा है, तो एक ही जगह है, वो है तमिलनाडु। या ये प्रश्न आ गया कि यूपी डीआईसी के द्वारा जो नोट्स बताए गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से कौन सा नोट्स नहीं है? लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़ है। इसके अलावा लिख देता है मेरठ, तो आप लिख देंगे मेरठ, इसमें अंदर नहीं है। तो आपको ये आ जाएगा क्वेश्चन कि बताइए यूपी डीआईसी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? लिख देगा, 4 विकल्प देगा, 2017, 18, 19, 20, तो 2018 आएगा। ठीक है। आप लिख देगा कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ नोट्स है यूपी डीआईसी के अंतर्गत, वो किस कार्य के लिए, वहां पर कौन सी फैक्ट्री ने कार्य करना प्रारंभ किया? लिख देगा आकाश मिसाइल का निर्माण, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, आपका कलपुर्जों का निर्माण, या लिख देगा चौथा कि मशीन गन का निर्माण। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो आप तुरंत लिख देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक। तो इसमें एक एक शब्द जो है वो अपने आप में एक समानार्थन है और इससे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कहने को तो एक छोटा सा वीडियो है और या एक छोटी सी स्क्रीन है, लेकिन आप इसे जब प्रश्न बनाएंगे तो कई बन जाएंगे। देखिए, अगर रूस और आपका यूक्रेन के बारे में ये आया है कि 4 देशों के जो नेता है वो जेलेंस्की से मिले हैं, तो व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले हैं, तो किस बात पे मिले हैं? इसलिए मिले हैं दबाव बनाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए। इससे यह भी आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का साथ कौन कौन से देश दे रहे हैं? तो आपसे स्पष्ट हो जा रहा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ये देश तो समर्थन दे ही रहे हैं यूक्रेन को। ठीक है। तो इससे आपको एक नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानकारी मिल सकती है और इसी से आप तुलना कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कौन सा देश भारत का साथ देगा, कौन सा नहीं देगा। क्योंकि आपको यह भी पढ़ेंगे, यह भी समझेंगे कि भारत इनमें से किसके साथ रहा है, या रशिया में रशिया के साथ है कि यूक्रेन के साथ है, कि दोनों के बीच बचाव के में किसी के साथ नहीं दिख रहा है। तो इन पर ध्यान रखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि भारत के का भी कौन कौन से देश साथ दे सकते हैं, कौन से देश साथ नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन के साथ ये देश तो निश्चित रूप से हैं, क्योंकि इन देशों ने चेतावनी दिया है। आगे जब आप इंटरेस्ट बढ़ेगा और रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में, तो जब आप विस्तार से अगले किसी इशू पर जब कोई फिर नई घटनाक्रम आएगी तो उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो और बैकग्राउंड में ले चलेंगे, एक लंबा वीडियो भी इस पर बनाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक जो इसमें मैंने नहीं लिखा है इस स्क्रीन में, वो एक नई सूचना ये है कि एक अतिरिक्त सूचना ये है कि अमेरिका और चीन के जो प्रतिनिधि मंडल है वो जिनेवा में टैरिफ के मामले में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और टैरिफ के मामले में इकट्ठा होकर ये बात करना चाहते हैं कि अमेरिका पे टैरिफ को कम करे, क्योंकि अमेरिका ने लगभग 145% तक आयात शुल्क लगा रखा है, 145%। मतलब कि चाइना के माल को अपने देश में एक प्रकार से पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहते हैं। इतना टैरिफ लगाया है कि वो इतना महंगा हो जाएगा अमेरिका आने में कि चाइना का माल अमेरिका में खपत नहीं हो पाएगा। इससे लोगों का कहना है कि इससे भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि फिर लोग भारत की ओर अपना निगाह दौड़ाएंगे और भारत में इसको खपत के लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चाइना और अमेरिका के बीच में जिनेवा में, पेपर में कभी आएगा कि कहाँ इस पर डिस्कशन हुआ है, तो अमेरिका में इस पर बैठक हुई, जिनेवा में इस पर बैठक हुई है, ताकि जो ये ट्रेड युद्ध चल रहा है, एक तो होता है सैन्य युद्ध, ये चाइना और अमेरिका के बीच में एक प्रकार का ट्रेड वार चल रहा है। और ट्रेड वार मैंने बताया 145% तक
लगा रखा अमेरिका ने टैरिफ और 125% तक चीन ने, लेकिन फिर भी अमेरिका 85% तक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम चाइनीज गुड्स पर 145 की जगह 80% टैरिफ तक आ सकते हैं। तो अब देखिए इस पर क्या निर्णय होता है। दोनों देशों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उसमें चीन के जो उप प्रधानमंत्री हैं हे लेफिंग वहाँ पर उपलब्ध हैं, और यूएस ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट जिनेवा में डिस्कशन करने के लिए गए हैं। तो ये आज के आपका करंट इवेंट की महत्वपूर्ण घटना है। वन लाइनर्स जो भी एक सप्ताह में घटित होंगे, तो वन लाइनर्स नोट्स हम एक वीडियो में देंगे। इससे क्या होगा, साप्ताहिक वन लाइनर और महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे डिस्कस चलता रहेगा। लगातार आप इसे अगर जब सुनते रहेंगे और ये नोट्स बनाते रहेंगे तो ये पूरा विश्वास है कि आपको करंट इवेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में एक अच्छी समझ पैदा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।